लोग नया मतलब नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो इवोल्यूशन वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट में हेल्थ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद डिजीज क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखो हेल्थ क्या होता है, कुछ पता है इसके बारे में तो बताओ, व्हाट इज हेल्थ? स्टेट ऑफ बॉडी। हाँ, क्या होता है ये? सब फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ बॉडी। ये क्या है? ये बॉडी स्टेट है, बॉडी स्टेट है, ठीक है। अब ये अगर बॉडी स्टेट है तो बॉडी का कौन सा स्टेट होगा? तीन स्टेट में हम इसको देखते हैं। एक है हमारा फिजिकल, ठीक है, दूसरा हो जाता है मेंटल, और तीसरा हो जाता है सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग अगर है, ये स्टेट अगर किसी का नॉर्मल है तो ही वो हेल्थ, वो हेल्थी पर्सन कहलाता है। देखो इसमें कुछ कुछ चीज है जो बेसिक से समझते हैं। फिजिकल कहने का मतलब है कि फिजिकली फिट, ये समझ रहे हो कि मतलब एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तीनों स्टेट में किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज आ जाएगा तो वो वहां पे वो पर्सन हेल्दी कभी नहीं कहलाता। जैसे हम लोग एक डिफरेंस देखते हैं कि हेल्दी पर्सन, ठीक है, और डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है। डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है? एक बोलता है कि चलो एक पर्सन हेल्दी है और एक जो होता है वो है डिजीज फ्री है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान देना है यहाँ पे। हेल्दी पर्सन को कहीं पे भी कुछ भी काम करने के लिए, कहीं पे भी रहने के लिए उसको किसी भी कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन को कंडीशन का जरूरत पड़ जाता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लिया जाए किसी को एलर्जी है डस्ट से या ठंड से, या बोलते हैं ना कि गर्मी से, इरिटेशन वगैरह, एलर्जी सिंपल एलर्जी है किसी भी चीज से, तो क्या वो उस एरिया में जाके रह पाएगा? नहीं रहेगा। अगर वो वहां से दूर रहता है तो ही वो सही से काम कर पाता है। सपोज मान लिया किसी को कोल्ड एलर्जी है, थोड़ा सा भी ठंडा पिया या कोई भी ठंडा जगह पे गया या फिर ठंड आया, ठीक है, तो क्या होता है उसको सर्दी खांसी नॉर्मल होना स्टार्ट, तो वो होता है डिजीज फ्री कि नहीं, उसको ठंड से बचना होगा, वो डिजीज फ्री है। लेकिन हेल्दी पर्सन जो होता है उसको कहीं पे भी चला जाएगा, किसी भी कंडीशन में वो नॉर्मल सर्वाइव आराम से करो, उसको ठंडा गर्मी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला तो ये है, मतलब बॉडी स्टेट को लेके। दूसरा, इस दोनों में एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। हेल्दी पर्सन में हमेशा एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगा, इसमें वही कंडीशनल काम करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ठंड जगह है वहां पे नहीं जाना, हमको एलर्जी है, मतलब कॉमन से अगर बात कर सकते वहां नहीं जाएंगे, डस्ट एरिया नहीं जाएंगे। तो उस तरह से हम लोग इस दोनों में डिफरेंस मतलब को डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं, हेल्दी पर्सन को कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जाके वो सरवाइव या वो काम कर सकता है अच्छे से, लेकिन डिजीज फ्री में हमेशा उसको कंडीशन का जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि अगर उसको जिस चीज से प्रॉब्लम होगा वो वहां पे नहीं रह सकता है, वो वहां जाके काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज है। बट अगर कोई भी पर्सन का हेल्थ एकदम सही है तो उसका फिजिकल, मेंटल, ये दोनों जो है वो सही होना चाहिए, सही से काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और चीज है, कुछ बेसिक, ठीक है। फिजिकल के लिए तीन बहुत, ये तीनों हम लोग सही है, हम लोग कभी भी फिजिकली और मेंटली रहेंगे, स्टेट है वो हमेशा रहेगा। ये तो भी फिजिकल हो या कोई तो सब बॉडी के स्टेट को अगर फिट रखना है, अगर सही रखना है, हेल्दी बने रहना है, तो सबसे पहला काम है एक्सरसाइज। क्या काम है? एक्सरसाइज। दूसरा काम, अच्छा एक्सरसाइज क्यों, ये भी हम बताते हैं क्यों एक्सरसाइज। दूसरा, बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है, ये भी हम बताएंगे। उसका तीसरा हो जाता है प्रॉपर रेस्ट। ये तीन कंडीशन हमेशा, ये मतलब ये तीन चीज हमेशा
मेंटेन रहना चाहिए। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, प्रॉपर क्यों होना चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट में बैलेंस डाइट बोला जाता है कि ना ज्यादा हम लोग चीनी खाना चाहिए, ना ज्यादा नमक, कोई भी चीज जैसे बोलता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा मटेरियल है, फूड आइटम्स है जो कि हम लोग को नहीं ज्यादा लेना चाहिए, जिसके कारण हमारा बॉडी जो होता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। सिंपल है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर ज्यादा जंक फूड खाएगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल, अननेसेसरी फैट वगैरह जमा होगा और उसको फिर वही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम। तो बैलेंस डाइट, एक छोटा सा अगर नमक की भी बात करें, सॉल्ट की बात करते हैं, तो नमक को भी एक बोला जाता है कि नहीं, एक बैलेंस में खाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जैसे सॉल्ट का लिए, तो बोला जाता है नॉर्मल अगर डाइटिशियन से बात करोगे या बैलेंस डाइट देखा जाए तो पूरे एक दिन में 5 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग एक टाइम पे 5 ग्राम नमक यूज कर लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत है। तो बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, क्योंकि एज के हिसाब से बैलेंस डाइट, मतलब कहने का मतलब एज के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अब छोटा बच्चा है तो उसको उसी हिसाब से खाना दिया जाता है। एक एडल्ट पर्सन है, एक टीनेजर है, एक यंग है, एक यूथ, जो जो यंग बोलते हैं कि हाँ चलो 18 साल 20 साल हो गया, 25 साल 30 साल हो गया, उस पे क्या उसका डाइट चार्ट होना चाहिए या फिर बोलते कैसा खाना खाना चाहिए, ये बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट करता है बॉडी पे, ठीक है। जैसे देखो जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे मान लो कि 6 महीना साल भर का बच्चा है, उसको प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। सब कुछ खिलाना चाहिए, तो प्रोटीन का जो भी प्रोटीन कंटेंट फूड होता है या प्रोटीन कंटेंट जो भी फूड आइटम्स है उसको ज्यादा देना, जैसे अंडा खिला सकते हैं, चिकन वगैरह, जो जो प्रोटीन हम बोलते हैं उसका जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद उसके डाइट में और कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली क्या होता है आज के इसमें बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसके आईज पे। और आज के डेट में छोटा से छोटा बच्चा को चश्मा लगा हुआ, क्यों? रीजन बस यही है क्योंकि वेजिटेबल फ्रूट से हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना विटामिन एंड मिनरल्स के हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा फंक्शन बिना विटामिन के नहीं होगा और बहुत सारा रिएक्शन बिना मिनरल्स के नहीं होगा, क्योंकि मिनरल्स जो होता है एक तरह का एंजाइम एक्टिवेटर है। तो सब कुछ, बहुत कुछ चीज है जो कि मिनरल्स हम लोग के बॉडी के अंदर में बनाता भी है उसको, मतलब वो फॉर्म भी करता है। जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसके लिए आयरन चाहिए, ठीक है, तो क्या आयरन क्या हो गया, मिनरल्स हो गया एक तरह से। कैल्शियम, हड्डी को मजबूत करना है, कैल्शियम खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस डाइट एक होता है, क्योंकि हाँ बैलेंस डाइट रहेगा तो प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट मिलेगा और ग्रोथ वगैरह जो है वो सही से काम करेगा। तो बैलेंस डाइट समझ होगा। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं जो हम लोग के लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है। देखो एक्सरसाइज से बोलता है कि बॉडी फिट रहता है। पहला चीज होता है कि हम लोग के बॉडी पूरे, मतलब ऊपर से नीचे तक अगर हम बात करें तो सब जगह ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचता है, ठीक है। हम लोग का ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मतलब कंज्यूम करता है, कहने का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है ताकि उसको वो अपने आप को फंक्शनिंग कर पाए। लेकिन हम लोग नॉर्मल अगर चल रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल हम लोग जैसे चलते हैं अगर हैं, तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जब हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो काम करते हैं, हम वो धीरे धीरे क्या वो डाउन स्लो तरीके से क्या नहीं पहुंच पाता है ब्लड की। एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी का जो बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, तो सब जगह सही से ब्लड पहुंच जाएगा। ब्लड पहुंचेगा तो वहां से ब्लड के थ्रू जो भी नेसेसरी चीज है वो वहां पे पहुंच जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज, ठीक है। रेस्ट नहीं लेंगे तो डिप्रेशन में हम लोग जा सकते हैं। रेस्ट नहीं लेंगे तो हम लोग प्रॉपर काम नहीं कर सकते। सिंपल है, तुम देखो कहीं पे भी कोई भी, जैसे मान लो नॉर्मल कहीं पे भी अगर घर में मान लो किसी का फंक्शन होता है, आदमी बिजी रहता है 2 दिन 3 दिन, लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद देखने लगेगा कि नहीं हम लोग रेस्टलेस हो चुके, नहीं हम लोग को सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। इवन की डेली लाइफ में जो ज्यादा भागदौड़ करता है वो लोग क्या कर, वो लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, सो नहीं पाता है। एक्चुअली में रेस्ट जो है कम से कम बोला जाता है कि 24 घंटा में कम से कम एक आदमी को
7 आवर्स सोना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 6 से 7 घंटा सोने से उसके बॉडी का सबसे पहला एनर्जी रीस्टोर होता है। दूसरा एनर्जी का फॉर्मेशन तो होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बॉडी का, जब हम लोग सोते हैं तो हमारे बॉडी का बहुत सारा फंक्शन स्लो डाउन कर जाता है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता जितना जगे रहते हैं। ठीक है, उसके कारण एनर्जी जो है वो स्टोर होगा, रिज्यूम बोलते हैं ना हम लोग का, रिज्यूम हो रहा है, मतलब हम लोग का बैटरी चार्ज होता है। ठीक है, सोते हैं तो। और दूसरा चीज क्या है कि सोने से इम्यून सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए बोला जाता है। अभी देखो जो कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, कोरोना में क्या बोला जाता है कि 7 से 8 घंटा स्लीपिंग आपका टाइमिंग होना चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। क्यों इम्यूनिटी बढ़ेगा? क्योंकि जब हम लोग रेस्ट प्रॉपर में करेंगे तो हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी जो होता है वो एनर्जेटिक होता है, मतलब एनर्जी उसमें क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है, ताकि जब हम उठे तो उसको अच्छे से काम कर पाए। इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, प्रॉपर रेस्ट क्यों होना चाहिए, ये पता चल गया। तो किसी भी कोई भी पर्सन हो, रेस्ट तो कम से कम होना चाहिए। ऐसे भी देखो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हम दोपहर का टाइम पे, ऐसे तो दोपहर में ज्यादा नहीं सोना चाहिए, वो भी खाना खा के तो सोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो होता है तुरंत सोने जाने से तो जो भी फैट वाला चीज है या फिर जो भी वो क्या होता है वो जमा होते जाता है, जिससे मोटापा जो है वो बढ़ जाता है, ये चीज भी है। एक्चुअली बोला गया है कि अगर आप 40 से 45 मिनट का रेस्ट लेते हैं नींद में, या फिर रेस्ट एकदम एकदम रिलैक्स होकर अगर सोते हैं, ठीक है, आप 40 से 45 मिनट, ज्यादा नहीं, मिनिमम 6 से 7 घंटा तक आपका एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, और रेस्ट होने का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम लोग का जो जितना भी ऑर्गन होता है ना वो फिर रिफ्रेश होना स्टार्ट, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे स्टोर करना स्टार्ट करता है। ये दोपहर का है, लेकिन रात में जो है कभी भी लेट नाइट तक भी नहीं जगना चाहिए। अब स्टूडेंट वगैरह लोग का आजकल का क्या है कि नहीं, रात में 2 से 3 तक पढ़ता नहीं, 11 से 12 तक अगर तुम पढ़ते तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आराम से तुम 6 से 7 घंटा सो लो, क्योंकि बॉडी को, एक तो हम जब से उठते हैं तब से कुछ ना कुछ करना है, पढ़ना है या इधर उधर जाना, जो भी करना है, लेकिन उसमें भी अगर लेट नाइट, अगर लेट मतलब से उठेंगे तो भी देखो लेट से उठना भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि हम 9 बजे उठे तो बहुत अच्छा है, नहीं, बॉडी का जो फंक्शन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग के बॉडी में बहुत सारा एक्शन है, हार्मोन एक्शन, एंजाइम एक्शन, बहुत कुछ होना, तो वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और इवन ये भी देखा गया है कि अगर कोई पर्सन लेट नाइट तक जगता है तो ऑलरेडी उसका जो है ना, नॉर्मल अगर हार्ट बीट चेक करोगे, प्रेशर वगैरह चेक करो तो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये सब चीज है, बहुत सारा कुछ है इसमें। तो रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सम ऑफ टोटल क्या है कि ये तीनों सही से होना चाहिए। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट भी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, अगर हम अपने बॉडी स्टेट को मेंटेन करना है तो। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, क्लीनिंग, मतलब क्लीन क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जैसे हम लोग, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साफ सफाई अगर नहीं होगा ना तो हमारा जो बॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोग को बहुत जल्दी डिजीज का अटैकिंग का डर हो जाता है, मतलब डिजीज मतलब बीमारी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब जो होता है ना गंदे जगह पे, जो डिजीज कॉजिंग है वो गंदे जगह पे ही, जैसे हम लोग बोलते हैं मलेरिया का मच्छर, जैसे अभी मलेरिया कुछ साल पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा हो गया था, तो वहां पे देखो एड वगैरह आता था, केजरीवाल सरकार क्या बोलता था, पानी वगैरह को 1 से 2 दिन के बाद उसको जमे जमे रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लार्वा वगैरह है तो मॉस्किटो वगैरह ग्रोथ करता है। तो सिंपल है क्लीनिंग। देखो क्लीनिंग भी 2 टाइप का, एक होता है पर्सनल और एक होता है कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पर्सनल समझ रहे होगे, इसलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। पर्सनली पर्सनली तुम सही से आराम से प्रॉपर बाथ ले सकते हो। ठीक है, ब्रश जैसे बोलता है, देखो साफ सफाई सब चीज का जरूरी है, आंख नाक कान सबका जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज तो पर्सनल क्लीनिंग तो समझ गए। इवन की जब हम लोग जिस रूम में रहते हैं, जिस घर पे रहते हैं, उसका भी प्रॉपर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रॉपर क्लीनिंग समझ में आएगा। कम्युनिटी लेवल पे क्या होता है, जैसे मालूम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर सोसाइटी साफ नहीं रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बीमारी का एक तरह का मतलब बोल सकते हैं सोर्स हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कचरा हो या पानी जम जाएगा। कम्युनिटी लेवल पे साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं, जो मेरा घर है उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए,
एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट एंड क्लीनिंग जो है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर वे में अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमारा जो ये बॉडी स्टेट है, ये फिजिकल है, मेंटल है, या जो माइंड सेट वगैरह जो भी है, वो जो है जिसको हम लोग हेल्थ बोल रहे हैं, ये हम लोग का कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात है कि ये डिस्टर्ब कैसे होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आखिर हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये डिजीज्ड पर्सन है, आखिर क्यों? क्योंकि अगर इस तीनों स्टेट में कोई भी स्टेट अगर किसी भी कारण से डिस्टर्ब हुआ या एबनॉर्मलिटीज दिखा, तो वही पर्सन क्या होता है, डिजीज्ड हो जाता है। देखो, डिजीज के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बस हम लोग के बॉडी का जो स्टेट है, जो फिजिकल है, मेंटल जो स्टेट है, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हुआ, किसी तरीके से एबनॉर्मल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक तरह का माल फंक्शनिंग बोल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का कमी हो गया किसी कारण से, तो वो डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो डिजीज जो है बस सिंपल है, डिस्टर्बेंस ऑफ या एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, बस। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी में ये चीज है, समझ में आ गया? तो तुम्हारे सामने ये हेल्थ का बेसिक्स हम बता दिए कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी था। अब हेल्दी और डिजीज फ्री पर्सन में भी समझ में आ गया। तो जैसे ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज हो जाता है कि डिजीज फ्री हम बोल रहे हैं तो हेल्दी क्यों नहीं है, अब हेल्दी बोले तो क्यों हेल्दी है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन, उसका इन्वायरमेंट कंडीशन या कुछ भी ऐसा है जो जिसको एलर्जी है तो वो डिजीज फ्री है, तो एलर्जी से अगर दूर है तो डिजीज फ्री है, आई मीन वो सही है। लेकिन अगर वहां चला जाता है तो फिर वो डिजीज हो जाता है। और हेल्दी में कहीं पे भी उसको भेज दो, वो वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, मतलब उसका जो बॉडी स्टेट है उसमें किसी भी तरह का दिक्कत या डिस्टरबेंस नहीं होने वाला। ये है, ठीक है, समझ गए? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। ये बेसिक्स था, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना मुकुल? बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। थोड़ा अंधेरा का हम लाइट जलाते हैं, बारिश का मौसम है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिजीज में, ठीक है। तो हम डिजीज को कैसे डिफाइन किए कि अगर बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का फंक्शनल एंड या फिजिकल चेंजिंग होता है किसी भी तरीके से, तो इसी चेंज ऑफ बॉडी स्टेट, अभी समझो, समझा रहे हैं, लिखना होगा तो हम इसको नोट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो हम क्या था, फंक्शनल और फिजिकल, फंक्शनल वर्ड ले सकते हो, फिजिकल वर्ड ले सकते हो। तो अगर इसमें चेंज होता है, बॉडी स्टेट के फिजिकली या फंक्शनिंग में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज, ठीक है। और हम लोग का जो हेल्थ है, जो एनसीईआरटी में है, उसको ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जो स्टेट होता है वो 3 चीज से गड़बड़ हो सकता है, मतलब डिजीज्ड या एबनॉर्मलिटीज हो सकता है 3 चीज से। 3 इसका पॉइंट है। एक है जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, इसको ध्यान रखना है तुमको। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है इन्फेक्शन, डिजीज, किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और तीसरा है हमारा लाइफ स्टाइल, कि हम कैसे रहते हैं, जो हम बताए एक्सरसाइज वगैरह, वो सब लाइफ स्टाइल में हो जाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं कि हम लोग साफ सफाई पे भी ध्यान देना है, हम लोग को क्या खाना है, कैसे कौन सा पानी पीना है, नहीं पीना, इस तरह का लाइफ स्टाइल बोलते हैं उसको। तो इस तरह से जो है वो इफेक्ट होता है हेल्थ, आई मीन किसी भी पर्सन का हेल्थ जो है इस 3 कारण से मेनली इफेक्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जब हम डिजीज की बात करते हैं, जब हम डिजीज की बात करेंगे, तो डिजीज जो है बहुत तरीके का होता है, बट हम लोग यहाँ पे मेनली 2 तरीके का पढ़ेंगे। एक होता है फर्स्ट, एक होता है कम्युनिकेबल, और इसी को क्या बोलते हैं, इनफेक्शियस,
ये सब भी समझो, ये सब छोटा छोटा चीज है इसलिए। इन्फेक्शियस, और दूसरा क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल तुमको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में सिंपल दिख रहा है। कम्युनिकल जिससे इन्फेक्शन है, जैसे अभी जो चल रहा है ना, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस है, ये तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, तो नॉन इन्फेक्शियस में तुमको आएगा कि जो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, जैसे एग्जांपल डायबिटीज, कैंसर। ठीक है, हम लोग HIV भी लिख सकते हैं, बट अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो। अब कांटेक्ट भी अलग अलग तरीके का हो, तो HIV नॉन इन्फेक्शियस है, ऐसा नहीं कि हम अगर HIV पेशेंट के पास जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको नॉन कम्युनिकेबल में भी रख सकते हैं। बट अगर इन्फेक्शस की बात करें और इसमें अगर हम कांटेक्ट लिखते हैं, तो HIV जो फैलता है वो कांटेक्ट जब तक नहीं आएगा। कांटेक्ट में क्या, तो फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन, इस पे हम लोग बात करेंगे, इसमें है भी बहुत, इसका कुछ बहुत सारा कहानी है, वो आज बताएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा तीसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिकल डिसऑर्डर। इसमें भी तुम लोग जान रहे हो कि अगर जिन में किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज हुआ है, हम लोग जेनेटिक्स पढ़े हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा डिजीज है जो हम लोग जानेंगे। एक होता है तुम्हारा डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी। तो डिफिशियंसी डिजीज में क्या हो सकता है, ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज में क्या हो सकता है समझो। डिफिशियंसी डिजीज में कि किसी ग्वाइटर, हाँ किसी न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी के कारण हो गया। ठीक है, ग्वाइटर, ठीक है, क्योंकि ये आयोडीन की वजह से होता है, ग्वाइटर। और एग्जांपल में मैरास्मस, रिकेट्स, एक है कवासिकोर होता है, कवासिकोर, जो प्रोटीन डिफिशियंसी है ये। तो इस तरह का डिफिशियंसी, जैसे अनेमिया, आयरन का कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी है। उसके बाद जेनेटिक देख लिए, डिफिशियंसी देख लिए। अब एक होता है डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज। तो डीजेनरेटिव डिजीज मतलब क्या, तो डीजेनरेटिव मतलब अगर मान लिया जाए बॉडी का कोई ऑर्गन जो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं एक तरह से कि कोई, जैसे मान लो लीवर सेल डिजनरेट कर गया तो वहां पे लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो वैसा कोई ऑर्गन जो किसी कारण से डिजनरेट हो जाता है, तो वो क्या है, डिजनरेटिव डिजीज है। जैसे बोले ना लीवर सिरोसिस, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से ये डिजीज होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो सबसे मेन प्रॉब्लम उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। मतलब कहने का जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें फिर डाइजेशन का भी इशू हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, कोई भी तीखा वगैरह खाना अगर खा लिया तो फिर दिक्कत है। मतलब बहुत सारी चीजें, तो डिजेनरेटिव डिजीज है, इसका एग्जाम्पल भी इस तरह से लीवर सिरोसिस वगैरह देख सकते हो। अब उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है वो है एलर्जी। एलर्जी भी एक तरह का डिजीज ही कहलाता है, एलर्जी भी एक तरह का डिजीज ही कहलाता है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फिजिकल और फंक्शनल कहीं ना कहीं चेंज कहीं ना कहीं होगा। लेकिन एलर्जी जो होता है एक तरह का हाइपर सेंसिटिव है, एक तरह का क्या है, हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं इसको, हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज के कारण अगर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अब हाइपर सेंसिटिव में क्या, अगर स्किन से किसी को प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो स्किन में रैशेस हो जाएगा, उसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये है। और अगर मान ली किसी को डस्ट है, पॉलन ग्रेन है, बहुत तरह का, उसमें क्या होता है, स्नीजिंग, खांसना, छींकना, आंख से पानी, नाक से भी पानी निकलना स्टार्ट होगा। इस तरह से जो हो जाता है वो मैक्सिमम क्या, स्नीजिंग और आईज रेडनेस वगैरह जो हो जाता है, मतलब हम लोग कंटिन्यूसली छींकते जाते हैं, तो वो एलर्जी है।
अब एलर्जी जो काउज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेन। क्या बोलते हैं? एलर्जेन। ठीक है, तो इतना टाइप का डिजीज होता है, और हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो कम्युनिकेबल इन्फेक्शन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि ये जो डिजीज होता है इसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं पैथोजन इंक्लूड है, मतलब पैथोजन के कारण, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, अमीबा हो, इस फाइलेरिया वगैरह जो भी है, तो वो सब के कारण जो डिजीज है वो आज लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा, ये तुम्हारा बेसिक्स है, मतलब कि बेसिक्स करने का मतलब हेल्थ समझ गए, हेल्थ को एग्जैक्टली में क्या बोलते हैं, उसका क्या पर्पस है, वो सब चीज समझे। डिजीज में कितने टाइप का था, इसके अलावा बहुत सारे डिजीज है, बट ये मेन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। जेनेटिकल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल वगैरह हम लिख देते हैं, उसको नोट कर लेना, ये इस तरह का है। ठीक है, मेनली जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज का कुछ एग्जाम्पल, जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, अमेबियोसिस है, रिंगवॉर्म, एस्केरिस, कुछ कुछ है जो एनसीईआरटी में, वो हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ लिख लो। सबसे फर्स्ट में हेल्थ लिखोगे, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being, social well-being and not only absence of disease. ठीक है, ये है। हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, ये चीज है। तो इसमें बस दो ही चीज है। ठीक है, एक है हमारा फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा चीज क्या है, बैलेंस डाइट। और तीसरा चीज क्या है, वो है प्रॉपर रेस्ट। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा भी एक लिख लो, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल एंड कम्युनिटी क्लीनिंग लिख लेते हैं, क्लीनिंग। ये चार चीजें। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग आते हैं डिजीज में। एक और चीज है जो हम इसको बताना था, इसको नोट करो, फिर हम बता देते हैं। बस तुम लोग रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, मैं 1 मिनट।
यस सर, हो गया। हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक चीज और है जो इसी के साथ हम लोग अभी समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो सबसे फर्स्ट में जब हम लोग डिजीज पढ़े तो उसमें क्या देखे कि इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इन्फेक्शियस डिजीज हो या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल बोल सकते हो या फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, कोई भी अगर होगा तो अगर वो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी जो है एक सिस्टम मेंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। मेंटेन कैसे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन पार्टिकल्स, देखो एक वर्ड हम बताते हैं एंटीजन, एंटीजन को ध्यान रखना, ठीक है। और एंटीजन का मतलब एक ही चीज है, एनी हार्मफुल एंड फॉरेन पार्टिकल बोलो, सब्सटेंस बोलो, जो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी हार्मफुल पार्टिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उससे बचाने के लिए हम लोग के बॉडी में रिलीज होता है एक एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। हम लोग को इम्यून सिस्टम ही इसमें पढ़ना है, इम्यून सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम भी मेंटेन करता है हमारे, मेंटेन करता है किसको? हेल्थ को। मेंटेन किसको करेगा? हेल्थ को करता है। ये चीज इसीलिए अभी बता दिया क्योंकि जब हम लोग डिजीज पढ़ेंगे तो डिजीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। डिजीज और एलर्जी, देखो कैसे कि कोई भी डिजीज तुम ले लो, जैसे टाइफाइड है, बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जो भी वायरल या फिर बैक्टीरियल जो भी डिजीज है या प्लाज्मोडियम जो भी डिजीज है, जैसे ही इंटर करेगा ना हमारा बॉडी क्या करता है? उसको सबसे पहले रोकता है, बचाता है, उसके इफेक्ट को, उसको किल, उसके इफेक्ट को रोकता है, सप्रेस करने काम करता है। तो कैसे करेगा? या तो उसको मार देगा, या तो बहुत हम लोग के बॉडी में कुछ ऐसा इम्यून सिस्टम है जो बैरियर की तरह काम करता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल है, एक टोटल मतलब एक कमांड बोलने का बस यही मतलब है कि हम लोग के बॉडी में, हम लोग का बॉडी जो है अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम भी हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो काम करता है। कहने का मतलब है हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में काम करता है, चाहे वो उसको किल करना पड़े या जो भी फंक्शनिंग है मैकेनिज्म में करना पड़े, ठीक है। तो वो भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इसलिए डेवलप हुआ है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये था हमारा हेल्थ का डिफिनेशन। एंड अब हम लोग का डिजीज। तो डिजीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंज इन बॉडी स्टेट, तो उसको हम लोग क्या बोले? डिजीज। इसका बहुत सारा होता है कि माल फंक्शनिंग कहीं लिखता है, डिस्कम्फर्टनेस लिख देगा, एबनॉर्मलिटीज लिख देगा, कुछ भी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यही लिख रहे हैं कि एनी फंक्शनल और फिजिकल चेंज इन बॉडी स्टेट कॉल्ड डिजीज, ठीक है। अब इट इज मेनली टू टाइप्स, दो ही टाइप का है मेनली। एक होता है कम्युनिकेबल, नोट करते जाओ, ये सब समझ गए हो, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, ठीक है। और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ये चीज है। अब सम अदर टाइप्स में क्या हो जाएगा? इसमें कुछ चीज है, जैसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर लिख सकते हैं, डिसऑर्डर लिख दिए। दूसरा डेफिशिएंसी वो लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज।
तीसरा जेनेटिक डिफिशियंसी, और तीसरा हो गया हम लोग का क्या, जेनेटिक डिफिशियंसी, एंड उसके बाद डिजेनरेटिव डिजीज हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चौथा एलर्जी भी ले सकते हैं। एलर्जी को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करता है क्योंकि एक हाइपर सेंसिटिविटी का बस केस है, कंडीशन आने पे होता है, तो यहाँ पे लिख दिए वो, ठीक है। जेनेटिक डिफिशियंसी एंड डिजेनरेटिव और एलर्जी, ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम लोग कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेबल से, सॉरी। हो गया? यस सर। तुम लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो जी, स्क्रीनशॉट करोगे तो टाइम बहुत बच जाएगा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग का स्टार्ट होगा कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इसमें लिखोगे, इसमें डायरेक्टली लिख देते हैं caused by pathogen, pathogen एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, के बाद फिर है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, ईटीसी, ठीक है। अब कम्युनिकेबल में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, कौन कौन से किससे किससे क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, टू डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन अनदर। वन टू अनदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में जैसे डायबिटीज, कैंसर, HIV, ठीक है। उसके बाद फिर लिख सकते हो ब्लड प्रेशर, ETC, ठीक है। और वायरस, बैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कोल्ड, टाइफाइड, टाइफाइड हो गया। और इसमें हम लोग फ्लू भी ले सकते हैं, फ्लू। उसके बाद फिर TB ले सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ETC, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें बहुत सारा है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद फिर होगा तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल
अनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर में ऊपर लिख लोगे जिन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया, ईटीसी, बहुत सारा एग्जाम्पल जान ही रहा हो, ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंसी में क्या चला जाएगा, तो बताइए ग्वाइटर, उसके बाद फिर हो जाएगा मैरेस्मस और कवासिकर, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना इसमें, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देखें, कवासिकर, ठीक है। उसके बाद फिर है तुम्हारा एलर्जी, तो ये caused by allergens, और इसमें लिखो हाइपर सेंसिटिविटी, जब भी होगा तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा इसमें, ठीक है, ये चीज है। और तो कुछ नहीं चाहिए। जेनेटिक डिफिशिएंसी, डिजेनरेटिव, तो डिजेनरेटिव में हम लोग क्या है, लीवर सिरोसिस लिख सकते हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक है, ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, इसको एल्कोहल सिरोसिस भी बोलते हैं, पूछता भी है ये इस तरह का पूछता भी, लीवर सिरोसिस या अल्कोहल सिरोसिस में कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है, ठीक है। किसके कारण होगा, तो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन आखिर इन्फेक्शियस होता है तो कैसे होगा, तो डायरेक्ट इन्फेक्शियस है, बहुत तरह का है। ले लिए सर। ले लिया ना, सबको ले लिए? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब हम लोग का ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन जो होगा वो कैसे होगा, तो वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, ठीक है, वेक्टर के थ्रू हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा एक वहीकल है बहुत तरह का, तो वो हम बता देते हैं। तो अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लिखे, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ठीक है, या पैथोजन अगर हम लिखते हैं, तो सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल लिख देते हैं, समझ जाना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो सही रहेगा। डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है जैसे हो जाएगा कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, मीजल्स, ठीक है। उसके बाद फिर है मीजल्स, उसका चिकन पॉक्स, ठीक है, ईटीसी। अब देखो डायरेक्ट कांटेक्ट भी दो वे से हो सकता है, एक होता है बाय इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो बाय इन्फेक्टेड पर्सन में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, ईटीसी, बस यही दो रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में पता है ना, एग्जांपल वही कॉमन कोल्ड आ जाएगा, कॉमन कोल्ड, टीबी, ठीक है। उसके बाद फिर है तुम्हारा निमोनिया भी हो जाएगा, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, ईटीसी, इन्फ्लुएंजा,
ETC, ठीक है, ETC हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा है तीसरा बाय सॉइल, सॉइल के थ्रू या थ्रू सॉइल होगा, सॉरी थ्रू सॉइल। तो बताओ कौन सा हो सकता है, एग्जाम्पल तुम लोग सोचो, बोलो। तुम लोग को अगर ये दोनों का आंसर दे दिया तो तुम लोग को एक अच्छा फैक्ट बताएंगे, थ्रू सॉइल या एनिमल बाइट। बोलो। आंसर तो सोचो। एनिमल बाइट तो पता होगा तुम लोग को। बताओ। सर एनिमल बाइट में रैबीज होगा। चलो ये तो आंसर सही है, रैबीज है, ठीक है। और सॉइल, सॉइल हो सकता है, फिर आयरन हो सकता है, फिर हमारा रोड्स वगैरह में भी जो होता है हमारा नीचे गिरने से हो जाएगा, बताओ। रस्ट वाला एरिया में भी हो सकता है, तो इसलिए हम वहां थ्रू सॉइल लिखे। बताओ। नहीं पता। देखो इसमें हो जाएगा टेटनस, टेटनस हो जाता है, ठीक है, सॉइल। या फिर देखे हम लोग कहीं पे भी खेलते वेलते हैं तो गिर जाते हैं तो ब्लीडिंग आ जाता है, तो स्क्रैचिंग हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, टेटनस का इंजेक्शन ले लो। या किसी लोहा वगैरह से चोट लगता है तो टेटनस का। देखो तुम लोग एक बहुत अच्छा फैक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल बहुत ही प्रॉपर है। ये दोनों डिजीज, ये दोनों डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसका वैक्सीनेशन बॉडी में पैथोजन एंटर करने के बाद लिया जाता है, समझे। ये चीज तुम लोग देखे होंगे, कुत्ता काटा तो बोलता है कि इंजेक्शन लेना है, पहले 14 था 3 कर दिया गया। वो क्या है, वो उसका ट्रीटमेंट है, बट वो वैक्सीन हम ले रहे हैं, उसका वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। कभी भी किसी भी बच्चे को टेटनस का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, किसी भी बच्चे को रैबिस का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है, वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर चोट लगता है, लोहा मोस्टली क्या है, लोहा और सॉइल से कहीं कहीं जहाँ पे गिट्टी आई मीन सीमेंटेड अगर कुछ वैसा होगा, वहां से अगर चोट वोट लग गया रोड वगैरह पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेटनस ले लो। तो टेटनस का जो इंजेक्शन है, मतलब देखो क्या हो रहा है कि टेटनस का पैथोजन इंटर हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मतलब ये दोनों एक ऐसा डिजीज है जिसका डिजीज पैथोजन जो है वो इंटर करता है, उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। ये चीज है, यही है इसमें, इसको समझना, ठीक है। तो रैबीज का भी वही है, 3 इंजेक्शन वैक्सीनेशन, टेटनस का भी वही हो जाता है। अब यहाँ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग देखो दो हम दिखे हैं, वेक्टर एंड एयर बॉन्ड, मतलब एयर के थ्रू। अभी देखो एयर के थ्रू बहुत सारा है, अभी जो नॉर्मल अभी चल रहा है कोरोना जो है, वो क्या है, वो एक पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से होता है। अगर हम डिस्टेंस बना के रखेंगे तो नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर है, ठीक है, तो ही हो सकता है, नहीं तो हमको लोग डिस्टेंस बना के रखेंगे तो नहीं होगा, बशर्ते अगर वो स्नीजिंग नहीं करे तो। क्योंकि बोलता है अगर छींकता है
तो हम लोग को मुंह पे रुमाल या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वहां पे कुछ ना कुछ रखना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं है तो बोलते हैं ना कि लेफ्ट या राइट, मतलब आर्म्स में यहाँ पे ऐसे करके मतलब ढक के छींकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्नीजिंग कोई इन्फेक्टेड पर्सन करेगा तो स्नीजिंग से क्या होता है, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है। अब बोला भी जाता है अगर कोई जोर से छींकता है वो एयर में कम से कम 4 से जिस हम लोग बोलते हैं ना कि जिस हाइट में है उस हाइट से भी 6 से 7 फीट वो लोग ऊपर जा सकता है, या 4 से 5 फीट बोलता है कि चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर ड्रॉपलेट्स होता है उस एयर ड्रॉपलेट्स में वो पैथोजन प्रेजेंट होता है, और वही एयर ड्रॉपलेट्स अगर कोई और पर्सन उसको इनहेल कर गया, क्योंकि चलो वो तो चला गया एटमॉस्फेयर में, अब वो इनहेल कर गया वो उसको डिजीज हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा जो है ये हम लोग पहले फ्लू एंड कॉमन कोल्ड में देखते थे। फ्लू में सर्दी खांसी हुआ, अगर उसके बगल में कोई आ गया या स्नीजिंग कर लिया तो। कॉमन कोल्ड बहुत ही ज्यादा मतलब स्प्रेडिंग वाला है डिजीज, बहुत ही ज्यादा स्प्रेडिंग वाला डिजीज होता है कॉमन कोल्ड। मतलब कॉमन कोल्ड का इतना, क्योंकि वो वायरल है, ठीक है, वो ये राइनो वायरस से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कॉमन कोल्ड के केस में क्या होता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का तुम कुछ भी लेते हो, कुछ भी यूज करते हो, इवन पेन यूज कर लोगे, उसके बगल में बैठ के उसके साथ खाना खा लोगे या फिर कुछ भी, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड बहुत ही स्पीडली ट्रांसमिशन करता है, वो किसी के थ्रू भी जा सकता है। अगर वो सोया है बगल में, अगर कोई पर्सन सो गया तो उसको हो जाएगा। मतलब इसीलिए कॉमन कोल्ड जो होता है क्योंकि वो एक्चुअली वायरल है, ठीक है, तो स्प्रेडिंग मोड भी उसका बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, जैसे कोरोना का है उसी तरह उसका भी है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग इस हिसाब से था। एयर बॉर्न में जैसे तुम लोग कॉमन कोल्ड लिख सकते हो, कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये एयर के थ्रू चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस का भी वही हाल होता है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या है ना कि ट्यूबरक्लोसिस में स्नीजिंग नहीं आता है, हम लोग सॉरी स्नीजिंग आता है, कफिंग नहीं होता है, आई मीन खांसते हैं, उसमें सूखा खांसी होता है तो ड्रॉपलेट्स निकलने का जो चांसेस कम होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में वेक्टर, अब वेक्टर मतलब किसी के थ्रू जाएगा, जैसे एग्जांपल में मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, उसके बाद फ्लाई मतलब मक्खी, ठीक है। तो ये सब के थ्रू जो फैलेगा, जैसे मॉस्क्यूटो के थ्रू क्या क्या फैलेगा, मलेरिया चला जाएगा, काला जर टीसी फ्लाई के थ्रू चला जाएगा, बहुत सारा होता है जो इस तरह से वो चला जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे अब फाइनली हम लोग डिजीज में आते हैं, जो एनसीईआरटी में डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हो गया सर। हो गया ना? कर लिए सब कोई? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग का जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल ही आते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरियल ही आते हैं। बैक्टीरियल में कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट वो हम तुमको बता देते हैं। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल में जो है वो एक टाइफाइड के बारे में दिया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइफाइड, चलो टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? पॉजिटिव एजेंट, या फिर हम लोग सीधा पैथोजन लिखते हैं, छोड़ो पैथोजन कौन है? साल्मोनेला, मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, यह है इसका पॉजिटिव एजेंट। अब ये जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अच्छा इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताओ, कोई आंसर करो।
से कितना दिन में सिम्टम्स दिख रहा है? हाँ, एक इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वो कब तक में ग्रोथ करेगा, और जब भी डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाए तो कितने दिन में वो अपना सिम्टम्स को एक्सप्रेस कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ये है टाइफाइड, वो 1 वीक से 3 वीक तक ले सकता है। ठीक है, इतने वीक तक में वो करेगा, और बहुत सारा है। ठीक है, तो हाँ, ये कैरीड कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। देखो, अगर क्योंकि ये फैलता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, क्यों? मतलब अगर ये पैथोजन इसमें प्रेजेंट है तो वो फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो देखो, 2-3 चीज है, इसको ध्यान रखना है। सिम्टम्स में क्या होता है? हाई फीवर, मतलब बहुत ही ज्यादा चिल फीवर होता है, बहुत ठंड लगता है। ठीक है, पूरा बॉडी पेन करेगा, हेडेक होगा, स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन का भी कहीं कहीं पे इसका देखा गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है सिम्टम्स देखेंगे। देखो, इसमें है हाई फीवर तो 39 टू 40 डिग्री, और नॉर्मल 37 होता है हाई फीवर। वीक नेक, स्टोमक पेन होगा। ठीक है, उसके बाद हाई फीवर होता है, क्या होता है? हाई फीवर होगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बाद हेडेक। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो उसका सिम्टम्स है। अगर इस केस में इंटेस्टिनल परफोरेशन हुआ, अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन हुआ एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन होगा तो में डेथ हो जाएगा। सीवियर केसेस में होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसका एक है, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखोगे, विडाल टेस्ट। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जैसे इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब समझ लो सीधा, क्योंकि ये कैसे फैल रहा है, तो ये वाटर एंड फूड के थ्रू जाता है, तो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वो वहां से पूरे बॉडी में स्प्रेड करेगा। ये चीज समझेगा। इंटेस्टिनल परफोरेशन क्या होगा कि अगर इंटेस्टाइन में पोर्स बना देगा, छेद कर देगा ना, तो उस केस में ब्लीडिंग क्या हो जाएगा? इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब अंदर में ही ऑर्गन वगैरह ब्रेक करना हो तो वहां से ब्लड निकलेगा, और ब्लड अगर डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में आता है तो वो पॉइजन बन जाता है, इसीलिए वो मर जाता है। इसलिए इंटेस्टिनल परफोरेशन इसमें हो सकता है, सीवियर केस में होता है। ठीक है, मलेरिया और इसमें दोनों में सेम चीज है। मलेरिया में भी जो आदमी मरता है इसी कारण, वहां पे वॉल जो है परफोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो विडाल टेस्ट है, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन के प्रिस्क्रिप्शन में अगर विडाल टेस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं डॉक्टर को शक है कि उसको टाइफाइड ना हो जाए, क्योंकि सिम्टम्स जो होता है, देखो अब एक चीज और समझ लो कि साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, बता दो तो, तभी ये चीज समझ में आएगा डायग्नोसिस हम लोग करते क्यों है। बताओ, साइन एंड सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, कोई आंसर करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, बोलो, अरे रिप्लाई करो, सुनिधि। Yes, sir. आ रहा है, मुकुल बताओ, नहीं आ रहा है तो बोलो। सिम्टम्स मतलब क्या क्या उसको प्रॉब्लम है? साइन मतलब साइन मतलब सिम्टम्स तो ठीक है, लक्षण क्या क्या नहीं प्रॉब्लम है दिख पता। रहा है। देखो हम बता देते हैं, एकदम छोटा सा चीज है, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस पता चलेगा तो डायग्नोसिस का मतलब समझ आखिर डायग्नोसिस करते क्या। देखो सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कॉमन हो सकता है बट साइन कॉमन कभी नहीं होता है, ठीक है। और जिस डिजीज का साइन पता नहीं चलता उसी के लिए हम लोग डायग्नोसिस में भेजते हैं। तुम किसी भी पर्सन को तुम देखोगे, ये जितना भी सिम्टम्स दिख रहा है, ऑलमोस्ट सारा सिम्टम्स मलेरिया में भी दिखेगा, उसमें दिखता है। स्टोमक पेन, ठीक है, हाई फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हाई फीवर, ये चार चीज तो डायरेक्टली दिख जाएगा किसी भी पर्सन को अगर मलेरिया हुआ। तो हम कैसे पता करेंगे ये इसका मलेरिया है या फिर ये टाइफाइड है, तो वहां पे डायग्नोसिस के लिए प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है कि हाँ पता चलता है कि हाँ, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं कि उसको एमपी करता है, एमपी मतलब मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में अगर मलेरिया पैरासाइट नहीं होता है तो वहीं पे लिखा रहता है विडाल टेस्ट, तो पता चलता है कि नहीं विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब ये तो डिजीज हो गया। मतलब सिंपल है कि सिम्टम्स कॉमन हो सकता है, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, क्या क्या उसमें हो रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग एक लगाते हैं कि नहीं हाँ ये हो सकता है। लेकिन उससे भी अगर पता नहीं चलेगा, साइन पता करना है तो हम लोग डायग्नोसिस का करेंगे, तब हम लोग को साइन पता चल जाएगा। तो साइन जो होता है एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो, एक ऐसा तरह का मतलब प्रॉपर्टी है जो पर्टिकुलर डिजीज का ही होता है, लेकिन सिम्टम्स कॉमन हो सकता है, ठीक है। जैसा है जॉन्डिस, हम लोग समझते हैं जॉन्डिस डिजीज है, बट कहीं कहीं पे जॉन्डिस एज ए सिम्टम्स भी लिया जाता है, क्योंकि अगर ये डिजीज है तो ये जॉन्डिस होना ही होना है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यही चीज है, समझे। तो साइन एंड सिम्टम्स में यही डिफरेंस है, और साइन जो होता है वो पर्टिकुलर डिजीज का होता है। जैसे मान लो डायग्नोसिस, वही साइन को पता करने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है, जो कि विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट इस केस में करते हैं। और अगर मलेरिया का होता है सबसे पहले डॉक्टर क्या है, टाइफाइड वगैरह, क्योंकि हम लोग के एरिया में हम लोग जैसा क्लाइमेटिक सीजन है उसमें टाइफाइड का जो माइक्रोस्कोप बहुत कम पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया कॉमन है हम लोग की तरफ में होता है, झारखंड वगैरह में होता है, तो लिख देता है कि एमपी मलेरिया पैरासाइट इन ब्लड। अगर मान लो वो निगेटिव होता तो फिर क्या होता है, आप एक बार विडाल टेस्ट कराइए, मतलब उसमें रहता है, तो विडाल टेस्ट करता है, पॉजिटिव आया तो ठीक, निगेटिव आया तो फिर अलग चीज है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह सभी होता है, तो बहुत कुछ है इसमें, वही है मेन साइन एंड सिम्टम, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि टाइफाइड एक ऐसा बीमारी है जो कि इसको 14 साल तक स्प्रेड किया गया है एक फीमेल के थ्रू, जिसका मैरी मेलॉन नाम है। वो अपने रेस्टोरेंट में वो जो सर्व करती थी फूड आइटम्स, उस फूड आइटम्स के थ्रू कितने ईयर्स तक है, शायद सेवरल ईयर्स दिया है, अप्रोक्सीमेशन 13 से 14 साल तक वो डिजीज को स्प्रेड किया थ्रू फूड, क्योंकि उसको नहीं पता था उसके वो टाइफाइड है, और वो फूड सर्व करते गए और उस फूड के थ्रू क्या हुआ, बहुत लोगों को वो डिजीज दिखना मतलब डिजीज हो गया। तो ये कहानी है, ये पूछता है डायरेक्टली मेडिकल में पूछता है कि कौन ऐसा फीमेल है जो कि सेवरल ईयर्स तक, क्योंकि ये इसमें एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्स 13 से 14 साल तक है जहां तक हमको याद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेवरल ईयर्स तक लिखा है कि कौन ऐसी फीमेल है जो कि सेवरल ईयर्स तक अपने फूड आइटम्स के थ्रू सर्व करने के थ्रू वो क्या करती थी, टाइफाइड को स्प्रेड किया हुआ है। डायरेक्टली देखो एनसीईआरटी का लाइन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब विडाल टेस्ट लिखा है
तो लिखा हुआ, ए क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी is worth mention here. She was a cook by profession and was typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. समझ में आया ये चीज है। तो इसको एनसीईआरटी से 2 लाइन है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। और उससे बस यही क्वेश्चन पूछता, नाम और उसका टाइफाइड मैरी निकनेम, ठीक है। तो कौन सा मतलब डिजीज की मतलब वो स्प्रेड हुआ था, तो नाम से ही पता चला, उसको 2 लाइन वहां पे तुम ऐड कर लेना, ठीक है। तो आज है इतना, इसको रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी डिजीज वगैरह का है, ठीक है। देखो एक चीज है कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आगे का जो है वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि उसका सिम्टम्स वगैरह जो भी पॉइंट है वो एनसीईआरटी का ही लिखाएंगे, ठीक है। और फिर समझा, इसमें कुछ समझने के लिए कुछ वैसा है नहीं, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मल सब कुछ है, सिम्टम्स वगैरह है, तो वो हम तुमको एक शॉर्ट इसी तरह से नोट से करवा देंगे, ताकि तुम्हारे पास रहेगा हमेशा रिवीजन के लिए, बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, तो आज इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास फिर डिजीज का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब मलेरिया का पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लाइफ साइकिल है, थोड़ा सा पढ़ना, ताकि वो लाइफ साइकिल में बहुत सीरीज वगैरह है, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें 4 टाइप का, देखो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, डिजीज से, ड्रग्स से हर एक क्वेश्चन, हर एक साल एक क्वेश्चन रहता है, और डिजीज में मतलब ये 5 6 जो भी डिजीज दिया उससे कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ रहता है वो तो हम बताएंगे, वो बता भी दिए, जैसे टाइफाइड में ये एक तो पॉजिटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है पैथोजन, और दूसरा वो वही मैरी मेलोन जो बताए वो वाला इंपॉर्टेंट है, और एक विडाल टेस्ट क्या करने से होगा, इस ये दोनों तो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। मैरी मेलोन का भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस टॉपिक से ये 3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये चीज है। और एक क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा क्या बनेगा कि ये इंटर करता है तो कहाँ पे जाता है, स्टोमक में भी फूड रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है, लेकिन ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, देखो इंटेस्टाइन को, इसको ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है।